हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं आपके जेआईबी सीआईबी प्रेप में CAIIB में आपका पेपर नंबर 3 ABFM तैयार, जहां मॉड्यूल ए का यूनिट 6 जो लास्ट यूनिट है आपका मॉड्यूल ए का, आज हम पढ़ेंगे। इट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग। यस, तो हमने मैनेजमेंट में फंक्शंस देखे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चारों हम कर चुके हैं। आज हम फिफ्थ फंक्शन पे हैं आपके मैनेजमेंट के, और इसी के साथ आपका पूरा मॉड्यूल ए भी हो जाएगा डन। चलिए शुरू करते हैं कंट्रोलिंग के साथ। कंट्रोलिंग क्या है, जैसे कि मैंने बोला, ये लास्ट फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का। बट आपको ऑर्गेनाइजेशन में ये समझ नहीं आएगा कि प्लानिंग कहाँ शुरू हुई है और कंट्रोलिंग कहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सारे ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब जैसे को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने सोचा कि आपको एटलीस्ट 60 मार्क्स लेकर आने हैं ABFM में, तो आपने एक मॉक टेस्ट पेपर लगाया, और जब आपने आपके मार्क्स आए तो पता चला 40 मार्क्स आए हैं। ये आपने सेट किया था स्टैंडर्ड, ये आया आपका एक्चुअल रिजल्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। हमने डिफरेंस देखा। ये डिफरेंस क्यों है, वाई, हमें इसका रीज़न जानना पड़ेगा। ठीक है, एक बार रीजन समझ में आ गया कि भाई हमारे कंसेप्ट वीक हैं या हमारे को न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस करने हैं या व्हाट्सोएवर, आपको रीजन समझ में आ गया, अब आप करेक्टिव एक्शन ले लेंगे, ताकि जो ये गैप आ रहा है बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल, ये ना आए, है ना। या तो कम से कम आए या ना आए, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस, इसलिए आप करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। और यही आपका पूरा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग भी है। तो यू सेट द स्टैंडर्ड्स, यू मेजर द एक्चुअल, यू सी द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल, यू फाइंड आउट द रीजन व्हाई did this difference happen, and ultimately take corrective action, and this is known as the process of controlling. Am I clear to all of you? Yes. So within an organization, controlling process refers to a method that can be implemented to check whether or not certain criterias are being met. तो जैसे हमने यहाँ पे CIB का रिजल्ट के बारे में बात करी, ऐसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स के बारे में बात कर सकते हैं. It refers to a method that can be implemented to check whether or not certain criteria are being met. It entails gathering information. क्या क्या cater करता है, क्या controlling information को gather करना, उसे process करना, लोगों के बारे में, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, कैसे इन अ थॉटफुल मैनर, ताकि आप एक ऐसे डिसीजन तक पहुंच सको जो कि ज़रूरी है, in order to arrive at decisions that are necessary regarding each of its entities. Yes, तो क्या फीचर्स हैं हमारे कंट्रोलिंग के। कंट्रोलिंग दोस्तों एक पॉजिटिव फोर्स है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है और कहीं ना कहीं बैकवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि यहाँ से आप काम, जैसे आपने प्लानिंग किया, ठीक है, आपने प्लानिंग में के इम्पोर्टेंस में देखा था कि सेट करता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। आप कंट्रोल वो करोगे जो आपने गोल सेट किया होगा, और गोल सेटिंग तो आप प्लानिंग में कर लेते हो। यस, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। यस, कंट्रोलिंग पे हम पहुंच गए हैं। हम कंट्रोलिंग में क्या बोल रहे हैं, जब आप कंट्रोल करोगे चीज़ें, तभी तो आगे फ्यूचर के लिए फर्दर प्लान कर पाओगे। और ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हम आज डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, वहाँ पर भी इसको देखेंगे। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल कंट्रोलिंग, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ऐसा नहीं खाली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होगा, डायनेमिक है, मतलब चेंज के साथ चेंज करना पड़ेगा कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि जैसे आज कंट्रोल है वैसे ही हमेशा रहने वाला है। गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो स्टैंडर्ड्स हैं उसी को ही बेसिकली कंट्रोल करते हैं, और कहीं ना कहीं की है टू कंट्रोल बेस्ड ऑन प्लान, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मेंशन किया। ओके, अब क्यों है इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप अपने गोल्स तक पहुंच पाते हो, जैसे हमने ABFM के मॉक टेस्ट पेपर से करेक्टिव एक्शन तक के बारे में बात करी। इससे ये भी समझ में आएगा कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो टू मच या टू लेस तो नहीं सेट कर दिया।
जब ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, आप बोल रहे हो इसमें इस साल तो आप 100 की सेल कर रहे हो, 100 CR की, और अगले साल आप 200 CR पे जाना चाहते हो, या 110 CR पे ही रहना चाहते हो, और आ गया आपका 130, तो आपने लो सेट किया था अपना, या फिर टू हाई कर दिया था। तो आप कंट्रोलिंग के प्रोसेस से एक्यूरेसी भी जज कर सकते हो कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो ठीक है या नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली फ्यूचर के लिए जब प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हो, कोऑर्डिनेशन हो पाता है। जब आप कंट्रोल करते हो तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो लोग अवेलेबल हैं, जो आप काम कर रहे हो, उसके बीच में तालमेल बिठा सकते हो, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो कि देखो इतना हमने सोचा था, इतना हमने पा लिया है, बस इतना सा गैप रह गया है, इसको भी हम कर लेंगे। यस और कहीं ना कहीं ऑर्डर और डिसिप्लिन भी इंश्योर होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि लोग जो है ना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं चिट चैट एटसेट्रा करने में। तो कंट्रोलिंग मेजर के रूप में उन्होंने कुछ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। अब इससे लोगों को ये कहीं ना कहीं डर था कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो वो लोग काम तो बढ़ गए, बट कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हुआ कि बहुत ने टू मच प्रेशर महसूस होने लगा कि हर समय हमारे को कोई देख रहा है। तो हर एक चीज़ के प्लस और माइनस हमने इंपॉर्टेंस देखी, इसी तरीके से हम लिमिटेशन भी देख रहे हैं कंट्रोलिंग के, बट इस तरीके से आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो यह है कि आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको तो आप कंट्रोल करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और सारे एम्प्लॉयज़ को हर समय वॉच होना भी पसंद नहीं है, उसको रेजिस्ट करते हैं, है ना। एम्प्लॉयज़ बोलते हैं अरे नहीं, वी डोंट नीड दिस। ठीक है, और पहली बात कंट्रोल सेट करना ही डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट दैट इजी, एक्सपेंसिव है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और बहुत सारे चीज़ों को तो आप क्वांटिटेटिव टर्म से मेजर भी नहीं कर सकते हो। तो क्या कैसे करोगे उसे कंट्रोल, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। यस तो ये रहे हमारे बेसिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो टोटल अपन के पास 3 मैनेजमेंट टाइप्स के बारे में बात हो रखी है, सॉरी कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में बात हो रखी है। फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल एंड कंकरेंट कंट्रोल। फीडबैक मतलब जब कोई चीज़ हो गई है उसके बाद फीडबैक मिल रहा है ताकि आप फ्यूचर में कोई गड़बड़ ना करो। प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हो। एक तो है कि सीआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, क्लियर नहीं हुआ, तो आप फीडबैक जो आपको समझ में आया, जो आपने फीडबैक लिया इस पूरे प्रोसेस से, उसको इम्प्लीमेंट किया, दोबारा पेपर दिया। एक प्रोएक्टिव है जहाँ पे आप एग्जाम से पहले एग्जाम्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एक्सेट्रा लगा रहे हो, आपको समझ में आया ये प्रॉब्लम है, एंटिसिपेट कर रहे हो और अकॉर्डिंगली उस पर काम कर रहे हो। कॉन्करेंट कंट्रोल, कॉन्करेंट मतलब रियल टाइम एंगेजमेंट, जहाँ पर जो गलती हो रही है उसी समय उसको सुधार लिया जाए। Feedback control, these are control based on feedback received after the activity is done. So the corrective action takes place only for carrying out similar activities in the future. Proactive is future directed controls which anticipate problem well in advance, and corrective action is taken accordingly. और इसमें बताया कॉन्करेंट रियल टाइम है, यहाँ पर करेक्टिव एक्शन साइमल्टेनियसली आप ले लेते हो, जैसे जैसे काम कर रहे हो वैसे वैसे गलती पता चल रही है, वैसे वैसे डेफिशिएंसी पता चल रही है, वैसे वैसे उस पर काम कर रहे हो आप। ठीक है, तो 3 तरीके का हमारे पास कंट्रोल मैनेजमेंट है। अब कंट्रोलिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आप सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर एक्चुअल मेजर करते हो, फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हो, देखते हो कि क्यों हुआ ये, एनालाइज करते हो डेविएशन को, और फिर करेक्टिव एक्शन ले लेते हो। ये 5 आपके स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और साथ साथ जो जो कंसेप्ट बीच में आते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि कुछ कंसेप्ट हैं यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। Okay, here's a question number 1 on the screen. Which of the following will need to be compared with the budgets in order to determine whether or not the goals have been achieved? Okay, risk undertaken, टारगेट्स गिवन, एक्चुअल परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड कॉस्ट, इनमें से किसको कंपेयर करोगे बजट के साथ? बजट मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया और एक्चुअली में कितना हुआ है उसी के साथ कंपेयर करोगे ना, कि आपने जो सोचा था कि 100 रुपये में हो जाएगा बट एक्चुअली में आपके 102 रुपये लग गए, तो ये 2 रुपये का जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, वो क्यों आया, और ये क्यों का आप करेक्टिव एक्शन ले लोगे। इसी तरीके से कंट्रोलिंग करते हो तो आप बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे, सही बात है ना। नेक्स्ट,
Which of the following does not belong to the category of limitations associated with controlling? Limited ability to influence external factor, ये तो आपका limitation है. एंड एक्सपेंसिव एंडेवर, ये भी आपका लिमिटेशन है. मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन, ये तो लिमिटेशन नहीं लग रहा है. क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स, हाँ कि हर चीज़ को आप क्वांटिटेटिव टर्म से मेजर नहीं कर सकते, ये भी लिमिटेशन है. तो जो लिमिटेशन नहीं है, ये तो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. सही बात है. क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों. यस. नेक्स्ट. अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दोनों ही कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है. कैसे? क्योंकि क्योंकि प्लान जब आप करते हो तो आप पीछे की गलतियों से सीख के करते हो. गलतियों के बारे में पता कैसे चला? वो कंट्रोलिंग से पता चला. ठीक है. और कंट्रोल क्या करते हो? जो आप प्लान कर रहे होते हो. तो दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है और दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है. ठीक है ना. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप प्लान वो करोगे जो पीछे की कंट्रोलिंग से आपको समझ में आया है. ठीक है. और इसी तरीके से इस बारी जो कंट्रोलिंग से समझ में आएगा वो नेक्स्ट बारी प्लान कर लोगे. हाँ. और कंट्रोल वो करोगे जो पहले से आपने प्लान कर रखा होगा. और इस बारी की जो लर्निंग्स होंगी वो वापस प्लानिंग को दोगे आप, ताकि नेक्स्ट टाइम प्लान जब करोगे तो इस बारी की लर्निंग्स काम आ जाएगी. तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ें इंटररिलेटेड है. प्लानिंग कंट्रोलिंग के साथ, कंट्रोलिंग प्लानिंग के साथ. दोनों ही फॉरवर्ड भी हैं, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है. ओके. अब कुछ कंट्रोल टेक्निक्स है मैनेजमेंट में. कंट्रोल टेक्निक्स बोले तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि अब रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकें, मॉनिटर कर सकें, और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, वो कर पाएँ. यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस जितने इम्पॉर्टेंट यहाँ है उतना ही इम्पॉर्टेंट है फॉर HRM. तो अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ, अगर आपने HRM इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है तो ये आपको वहाँ पर भी काम आने वाला है. ओके. ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अलाइन कर पाए. कुछ कंसिड्रेशन हैं जो टेक्निक कि आपको ट्रेडिशनल टेक्निक लेनी चाहिए कि मॉडर्न टेक्निक लेनी चाहिए, उन कुछ बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप टेक्निक चूज़ करेंगे. जैसे कंपनी का काम क्या है, किस तरीके का बिजनेस करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, बोले तो कैरेक्टर क्या है, टारगेट क्लाइंट्स या यूजर्स कौन से हैं, स्पेसिफिक क्लाइंटेल की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या है. ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ही अवेलेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. तो उन चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे. और उन टेक्निक्स में जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनमें सबसे कहीं ना कहीं जो ईजी टू इम्प्लीमेंट है, जो हर कोई ऑलमोस्ट कर ही रहा होता है, वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन. मैनेजर्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, फीडबैक्स देते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सिग्निफिकेंट. बट ये बात ज़रूर है कि यहाँ पे समय ज़्यादा लग जाता है. यस. फिर ब्रेक इवन एनालिसिस. व्हाट इज़ ब्रेक इवन? कि जो पैसे आपने डाले हैं और जो आप पैसे निकाल रहे हैं. जैसे मान लेते हैं आपने 100 रुपये डाले थे कोई बिजनेस चालू करने के लिए. जब आपने काम किया तो जो रेवेन्यू आया वो 100 ही आया. मतलब आपका जो इनपुट है वो आउटपुट के इक्वल है. यस. तो हम इसे बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन हो गया है कि जितना हमने डाला था एटलीस्ट उतना तो निकल गया, इसके ऊपर सारा प्रॉफिट होने वाला है. यस. तो यहाँ पे आप एनालाइज करते हो कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट की रिलेशनशिप को भी. ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हेन कॉस्ट मैचेस रेवेन्यू. तो जो इनपुट में इक्वल टू आउटपुट बोला है मैंने, वो बोला है कॉस्ट मैचिंग रेवेन्यू. इसमें आपके ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारी बातें आ जाती हैं. मैम ये क्या है, इनके बारे में हम और बातें करेंगे डिटेल में जब मैं, जैसे मैं ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, इन दोनों के बारे में मॉड्यूल B में मैं आपसे बातें करूँगी. अभी के लिए मैं इसको इतना ही समझा रही हूँ.
ओके, देन यू कैन मेक सम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, कुछ एवरेजेस निकाल सकते हो, परसेंटेजेस निकाल सकते हो, चार्ट्स के, ग्राफ्स पे, पिवट टेबल के फॉर्म में। देन यू हैव बजटरी कंट्रोल्स, यहाँ पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो प्लान बजट्स के साथ, जैसे इसमें कैश बजट बना लेते हो, सेल्स बजट बनाते हो, प्रोडक्शन का बजट बनाते हो, कैपिटल रिक्वायरमेंट का बजट बनाते हो, मटेरियल का बजट बनाते हो, क्योंकि आपने कितना सेल करनी सोची थी और कितनी कर पाए, ये सब कुछ बजट से निकालोगे ना, और ये सब आपके बजटरी कंट्रोल्स में आ जाते हैं। ओके, देन यू हैव मॉडर्न टेक्निक, जैसे कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे आपको ये समझ में आता है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, आपने जो पैसे डाले हैं, जो कैपिटल डाला है, जो पूंजी डाली है, वो कितनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, दो तरीके हैं अपन के पास, दो वेज हैं ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के, या तो आप सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा दो, ऐसे दिख रहा है, दो तरीके हैं, या तो आप अपने सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा दो, मतलब सेल्स बढ़ा दो, आप ज़्यादा सेल करोगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचोगे, तो आपका जो खर्चा हुआ है वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, आपका जो कॉस्टिंग है वो रेवेन्यू से मीट हो जाएगी। या फिर जो पैसे डाले हैं वो कम कर दो, जैसे आपने अंडे की रेडी चालू करी, ठीक है, आपने लगाए 100 रुपये, अब ज़्यादा से ज़्यादा बेचो 5-5 रुपये के अंडे, ताकि आप उस 100 रुपये तक पहुंच पाओ, ये हो गया सेल्स बढ़ाने का। और अगर हमने 100 रुपये लगाने की जगह 50 रुपये ही लगाए, तो आपको सेल का इतना टारगेट नहीं रहेगा, दोनों को मीट ही तो कराना है, अपने कॉस्ट को रेवेन्यू से तो मीट कराना है। तो दो तरीके से आप ROI कैलकुलेट कर सकते हो, और मुझे लगता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से MCQ बने जा सकते हैं। दूसरा हमारे पास मॉडर्न टेक्निक है फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, कुछ रेशियोज निकाल सकते हो, जैसे करंट रेशियो से आपको समझ आएगा कि कितना करंट असेट है, कितना करंट लायबिलिटी है, दोनों के बीच में क्या गैप है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, है ना, इससे आपको बेसिकली फिनेंशियल कंट्रोल पे, अपने फिनेंसेस पे कंट्रोल हो पाएगा। ओके, देन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये असेस करता है एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, जो बंदे को हमने क्या असाइन किया था, और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को कैसे काम किया है, जैसे आपने रेवेन्यू सेंटर सेल्स करनी है, कॉस्ट सेंटर खर्चा कम करना है, प्रॉफिट सेंटर ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट सेंटर कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहेगा ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ सके, इस तरीके से ROI पे भी आप काम कर पाओ। ओके, देन यू हैव PERT एंड CPM, यहाँ से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। क्या है PERT और क्या है CPM, दोनों ही टूल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। PERT सीक्वेंस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, CPM क्रिटिकल पाथ के लिए यूज़ होता है, ताकि डिलेज ना हो। मैम कुछ समझ नहीं आया, ये समझाते हैं। एजेंडा क्या है, PERT किस लिए यूज़ किया जाता है, टू मैनेज अनसर्टेन टाइमलाइंस। तीन यहाँ पे एस्टिमेट्स हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड लाइकली। क्या हो सकता है, पॉजिटिव तो हम सोच रहे हैं कि अच्छा हमारा खर्चा कम होगा तो ये पॉजिटिव है, या ज़्यादा सेल होगी तो ये पॉजिटिव है, कम सेल होगी तो ये पेसिमिस्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो ये पेसिमिस्ट हो जाएगा, और लाइकली क्या हो जाएगा, एकदम पॉजिटिव भी बात मत करो, एकदम नेगेटिव बात मत करो, बीच में बात करते हैं क्या। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होता है, प्रोजेक्ट टाइप, अनप्रेडिक्टेबल प्रोजेक्ट्स में PERT का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिस्टिक की इसकी प्रोबेबिलिटी है, टाइम एंड प्रोबेबिलिटी फोकस रहता है, रिसोर्स एलोकेशन यहाँ पे फोकस नहीं किया जाता, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है अगर मैं इसे CPM से कंपेयर करती हूँ, जबकि CPM टाइम कॉस्ट एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने पे काम करता है, सिंगल डिटर्मिनिस्टिक है, जैसे हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट्स थे यहाँ पे टाइम एस्टिमेट, यहाँ पे सिंगल ही है। कंस्ट्रक्शन या प्रिडिक्टेबल प्रोजेक्ट्स में CPM यूज़ होता है, तो आपसे पूछ लेते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल प्रोजेक्ट्स में क्या यूज़ होगा, तो यू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट PERT। बट जैसे ही आपको पता है प्रिडिक्टेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम CPM को तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ पे क्रिटिकल पाथ जो है प्रोबेबिलिस्टिक है PERT में, वैसे ही CPM में डिटर्मिनिस्टिक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कंट्रोल टूल्स है। यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन जैसे कि PERT में एम्फेसाइज नहीं हो रही थी, CPM में हो रही है। कॉम्प्लेक्सिटी यस ज़्यादा रहती है PERT में, और CPM में कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन भी कहीं ना कहीं फिक्स्ड रहता है। PERT उनके लिए आइडल है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए आइडल है जो कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमलाइन में, जबकि
CPM आप यूज़ करते हो जहाँ पे प्रोजेक्ट डिफाइंड है, प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ है, कॉस्ट और मैनेजमेंट क्रिटिकल है। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आ गया PERT और CPM आप कहाँ यूज़ करते हो। फिर आप MIS का इस्तेमाल करते हो एज अ कंट्रोल टूल। यस, जहाँ पे आप मैनेज करते हो इस MI मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को से मैनेज करते हो, रिट्रीव करते हो जो भी डेटा आपको ज़रूरी है ताकि आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले पाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन के। एंड देन यू हैव मैनेजमेंट ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे आपने कितने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, कैसी इफेक्टिवनेस थी, है ना। लोग यूज़ करते हैं, सारी कंपनीज मैनेजमेंट ऑडिट नहीं करती हैं। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कंपलसरी हो जाता है, कॉस्ट ऑडिट भी कहीं ना कहीं कंपलसरी हो जाता है आफ्टर रीचिंग सर्टेन टर्नओवर्स। यहाँ पे कंपल्शन जैसा कोई एंगल नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ कराती हैं इफ़ सो रिक्वायर्ड। हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराती है मैनेजमेंट ऑडिट, बट ये भी एक कंट्रोल टूल ही है। ओके, PERT और CPM का फॉर्मूला क्या है? PERT जो है वो वेटेड एवरेज फॉर्मूला यूज़ करता है, O प्लस 4M प्लस P प्लस 6, अच्छा डिवाइड बाय 6। व्हाट इज O? O is optimistic, P is pessimistic, and M is most likely to happen. Okay, so O is optimistic plus 4 times what is most likely to be plus pessimistic divided by 6. This is the expected time. यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जस्ट इन केस, तो मैंने आपको जस्ट इन केस सिनेरियो बताया है। जस्ट इन केस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। CPM में कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम बता ही रखा होता है, फिक्स ड्यूरेशन होते हैं। यहाँ पे आप टाइम निकालते हो क्योंकि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, चीज़ें अनसर्टेन है PERT में। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द फैसिलिटीज एंड पर्सन नेसेसरी फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट इज नोन एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन डेटा पे काम कर रहे हो आप, डेटा पर काम कर रहे हो आप। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। MIS का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो डेटा को कलेक्ट करना है, दूसरा डेटा को मैनेज करना है। बस एक ये बात है जो आप अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कंसिडर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस। इनमें से कौन सा नहीं बिलोंग करता है कंट्रोल प्रोसेस से? टेकिंग लुक एट वेरिएशन, ऑर्गेनाइजिंग द कॉम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, ऐसी हमने कोई बात करी कंट्रोलिंग प्रोसेस में। टेकिंग एक्शन टू मेक थिंग्स राइट, करेक्टिव एक्शन ये है। इस्टेब्लिशिंग बेंचमार्क ये भी है। तो सेट किया आपने स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल देखा, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में वेरिएशन देखा, देखा एनालाइज किया कि क्यों हुआ ये डेविएशन। ओके, और इसमें PERT CPM जैसी टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हो, और फिर करेक्टिव एक्शन ले लिया। तो जो नहीं हमने देखा है इन द प्रोसेस वो है ये बी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज गोइंग टू द राइट आंसर, सिंपल। Yeah. Now, which one of the following sentences does not fail to emphasize the connection between planning and controlling? The managerial task of planning and controlling are often seen as separate. That's not correct. Planning without controlling is pointless, while controlling without planning is an exercise in futility. That's correct, but still we will see the options. Okay. Controlling is evaluative process, whereas planning is a perspective one. That's also correct. Okay, that's also correct actually. Both planning and controlling process are intertwined and usually rely on one another. That's also correct. So I think question में हमें change करना चाहिए. Which of the following sentences fails to emphasize? तो सिर्फ फर्स्ट वाला फेल करा है, बाकी कहीं ना कहीं तीनों ही पॉइंटर्स आपके अलाइंड है। आंसर चाहे हाँ डज नॉट सही है, आंसर ए ही होना चाहिए, एंड यहाँ पे फेल्स होना चाहिए, फेल्स टू एम्फसाइज। यस, moving forward. When choosing an appropriate method of controlling, managers have the responsibility to take into account which of the following factors. कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें क्या मैनेजर्स फैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं? जोग्राफिकल स्कोप, ओके। ओवरआर्चिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी ऑफ मोर सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। कंट्रोल goals and primary area of concentration, okay.
accessibility of methods and their ability to meet requirements, okay, all associated cost, okay। एक्चुअली सभी का ही ध्यान रखोगे आप, जैसे आप ये पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि शायद ये सही हो सकता है, बट नहीं, आंसर इज सारे ही सबका इस्तेमाल करोगे, ई कॉस्ट का इस्तेमाल भी तो करोगे ना आप। यस। नेक्स्ट, कंट्रोल मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, इट इज 3 टाइप्स, हमने देखा, फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल एंड कंकरेंट कंट्रोल, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया आप ही का एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप चेक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स, सभी का ही हो जाता है ना, तो मैनेजमेंट पे आ जाएगा काम। फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, है ना, तो डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड इज योर फर्स्ट प्रोसेस, पहला पहला यही स्टेप है। फिर मेजर करो एक्चुअल, फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, ये थर्ड हो जाएगा। फिर एनालाइज करो डेविएशन और फिर करेक्टिव एक्शन ले लो। और आपसे फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंपल। ठीक बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग परवेसिव है, ये तो फीचर हो जाता है, दिस इज अ फीचर, लिमिटेशन पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग रिस्ट्रिक्ट्स एम्प्लॉय फ्रीडम, ये तो लिमिटेशन है। कंट्रोलिंग कैन नॉट control external factors, that also is a limitation. Controlling involves huge cost, that is also a limitation. तो जो हमको पता समझ में आ रहा है कि ये लिमिटेशन नहीं है बट फीचर है, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, तो हम आंसर चूज कर लेंगे, ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए, रिड्यूसिंग द वर्कर्स एब्सेंटिज्म इन द फैक्ट्री बाय 20% इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने क्वांटिटी में मेजर कर लिया, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, डेविएशन, नन ऑफ द अबव, आपने क्वांटिटी में बता दिया कि भैया दिस इज व्हाट वी वांट, सो आंसर वुड बी व्हाट, क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ कोर्स ए। ओके, कंट्रोलिंग इज नोन एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बिकॉज इट रिलेट्स टू फ्यूचर कोर्स, नहीं तो फिर तो फॉरवर्ड हो जाएगा ना, बैकवर्ड के बारे में बात कर, सॉरी फ्यूचर के बारे में बात करें, इट इज लाइक पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, यस, बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि पीछे जाके पोस्टमार्टम कर रहे हो। ओके, टू फाइंड आउट डेविएशन इट एम्स एट इम्प्रूविंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर अगेन फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, एंड ऑल ऑफ द above, no, the answer would be B in here। ठीक है जी। now which of the following statements does not highlight the relationship between planning and controlling? Planning and controlling are separable twins of management, no, they are not separable, but they are inseparable। Planning without controlling is meaningless, whereas controlling without planning is blind। um, बोल सकते हैं प्लानिंग पर्सपेक्टिव है, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, सही बात है। प्लानिंग कंट्रोलिंग are इंटरलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ये भी है, तो जो नहीं कर रहा है वो यही नहीं कर रहा है। यस, तो आंसर वुड बी व्हाट, ए। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, बट कुछ कंसेप्ट्स हैं जो अगेन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी दोनों ही जगह है, यहाँ भी है और एचआरएम में भी है। तो आईटी कंट्रोल टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल टेक्निक्स, इन बेसिकली इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करती है, उनकी इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी को इंटीग्रेट करती है। कैटेगरीज में आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड फिनेंशियल कंट्रोल है। जो आईटी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, मैनेजमेंट में आपका एक्सपर्ट कमिटीज़ आ जाएंगी जो कि आईटी सिस्टम की एक्यूरेसी देखेगी, और फिनेंशियल कंट्रोल में ताकि फ्रॉड्स ना फॉर अस एज बैंकर्स, दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब एप्लीकेशन कैसे होगा इस आईटी सिस्टम का, डेटा प्रिवेसी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द आईटी सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। तो ये कंट्रोल सपोर्ट, जो ये कंट्रोल सपोर्ट हमने बात करी, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, चाहे फिनेंशियल लेवल पे, है ना, चाहे मैनेजमेंट लेवल पर, ये कहीं ना कहीं सिक्योर करता है डेटा ट्रांसफर बिटवीन एप्लीकेशन एंड एनकम्पास वेरियस कैटेगरीज, जैसे
कंप्लीटनेस चेक, ये चेक करता है सारे रिकॉर्ड्स फुल्ली प्रोसेस हुए हैं। वैलिडिटी चेक्स, वेरीफाई दैट ओनली वैलिड एरर फ्री डेटा इज प्रोसेस्ड। आइडेंटिफिकेशन, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो हर एक यूज़र को। ऑथेंटिकेशन ऑफर्स अ मेथड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ यूज़र। जैसे मैं अपना अपना लेट्स से ऐप खोल रही हूँ तो यूज़र आइडेंटिफाई हो रहा है। ऑथराइजेशन इंश्योर करता है एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है प्री अप्रूवल बिजनेस यूजर्स के लिए ही। इनपुट कंट्रोल मेंटेन करेगा डेटा इंटीग्रिटी व्हेन इंफॉर्मेशन इज इनपुटेड फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। फॉरेंसिक कंट्रोल, डेटा एक्यूरेसी मैथमेटिकली और साइंटिफिकली इनपुट और आउटपुट के साथ अलाइन हो रहा है। इनको क्या करना है, आपको 2 से 3 बार बस रीड लगाना है। क्या रट्टा लगाना है? नहीं, बट 2 से 3 बार डेफिनेटली रीड ज़रूर करना है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो पाओ। जस्ट इन केस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन बनने की नहीं है, ये मैं सिंपल बता रही हूँ आपको। बट अगर आ जाता है चाहे आधे नंबर का भी है तो आपको पता होना चाहिए। अब CIO और CISO का क्या रोल है? व्हाट इज CIO? CIO इज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड CISO इज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो अकाउंटेबल हैं फॉर सेफ गार्डिंग द एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, जो कि डेटा को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें फिनेंशियल सिस्टम्स इंक्लूड हो जाते हैं। दीज रोल्स आर पिवटल इन इंश्योरिंग, इम्पॉर्टेंट है ताकि कंप्लायंसेस हो सके। जो लॉ बोल रहा है, जो रेगुलेशंस आपको RBI बोल रही है करने के लिए, जैसे आपने सार्बेन्स-ऑक्जले एक्ट हमारे पास है, सार्बेन्स-ऑक्जले, ऐसे लंदन बेस्ड है, ये एग्जाम्पल है, मतलब ये लॉ है, इसके साथ आपको IT को इंटीग्रेट करना है। जो ये बोल रहा है उसके साथ आपको अलाइन होना है, ओके, ताकि रिस्क को आप मिटिगेट कर सको। नाउ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क में एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एग्जिस्ट करता है ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके IT कंट्रोल। IT कंट्रोल के बारे में बातें करी ना हमने, ये वाली, ये IT कंट्रोल जो है वो इम्प्लीमेंट करे जा सके और एक रॉबस्ट गवर्नेंस दी जा सके। इसमें कॉबिट इस्तेमाल कर रहे हो एज एन इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। व्हाट इज कॉबिट? इट इज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये IT गवर्नेंस इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है, ऑफर करता है एक डिटेल्ड ढांचा, एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क IT गवर्नेंस का और मैनेजमेंट का, जो कि IT प्रोसेसेस को अलाइन कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए क्या। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए वो अगर IT के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट हो गया, इट्स बिंगो, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? ऑब्जेक्टिव्स एंड इवैल्यूएशन मेथड्स अक्रॉस डोमेन, जैसे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, एक्वायरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, डिलीवरिंग एंड सपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग। कॉबिट इस्तेमाल करता है। कॉबिट क्या कर रहा है? IT को अलाइन कर रहा है कि बिजनेस को क्या चाहिए उसके साथ, ठीक है। तो कॉबिट स्ट्रक्चर अलाइन करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट को IT के प्रोसेसेस के साथ। रिक्वायरमेंट जैसे भी ज़रूरत है, टेलर्ड है, कस्टमाइज है, जैसे बिजनेस को, एक सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है वो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल नेक्स्ट है हमारे पास कोसो। कोसो इज कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेड वे कमीशन। दोनों ही फुल फॉर्म्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स है जो इम्पोर्टेंट है इंटरनल कंट्रोल के लिए। इंटर्न कंट्रोल एनवायरनमेंट, किसको कंट्रोल कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट की, रिस्क कितनी ज़्यादा है, असेस करोगे, अकॉर्डिंगली काम करोगे। कंट्रोल एक्टिविटीज़, किसको कंट्रोल करना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। ऑल ऑफ दीज आर 5 कंपोनेंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है इंटरनल कंट्रोल के लिए जब मैं कोसो के बारे में बात कर रही। ये कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हो चाहे डिस्क्लोजर, क्योंकि अंडर व्हेन यू मेक सम रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स एट्सेट्रा, तो वहाँ पर कुछ बातें आपको अंडर द लॉ करनी ही पड़ती है, डिस्क्लोजर्स कहीं ना कहीं करने ही होते हैं। तो कोसो और कॉबिट दोनों फ्रेमवर्क है जो साथ साथ यूज़ कर रहे हैं, यूज इन टैंडम। टैंडम का मतलब होता है साथ साथ। यहाँ कोसो फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल पे और कॉबिट फोकस करता है डिटेल्ड IT गाइडेंस पे। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमारे को क्लियर है ना,
तो इससे क्या होगा, आप एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाओगे, जस्ट इन केस यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसे यहाँ पास एक वेल आईटी है। वेल आईटी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेमवर्क है कोबिट के साथ, मतलब कहीं ना कहीं तालमेल बिठाता है। वेल आईटी एड्रेस करता है हायर लेवल आईटी गवर्नेंस को, एंड वैल्यू कंसर्न्स हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस इवेल्युएट आईटी फ्रॉम वैल्यू फॉर मनी पर्सपेक्टिव, इसलिए वैल बोल रहे हैं। कितना पैसा डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न आ भी रहा है या नहीं। बस इतनी सी बात है, कंट्रोलिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है, और इसी के साथ मॉड्यूल ए भी हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अभी तक नहीं किया है, और सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि पोस्ट द सेशन आप मेरे से बात कर पाओ, जस्ट इन केस सो रिक्वायर्ड। ठीक है, thank you so much from my side. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CM with Disha Dua, signing off for today. Bye bye.